वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BRA क्लासेस में। तो फ्रेंड्स चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था वर्णमाला, और वर्णमाला में हमने पढ़ लिया था स्वर। आज बात करते हैं हम व्यंजन। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, व्यंजनों पर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्या, स्वर। आज पढ़ना है हमें व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, स्वर हमने पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीव के आधार पर और हवा के आधार पर। सभी प्रकार के स्वर हमने पढ़ लिए थे और स्वरों को बनाना भी सीख लिया था कि एक स्वर किस किस से मिलकर बनता है, कि कौन सा स्वर किस किस से मिलकर बनता है, और ऐसे कितने स्वर हैं जो किसी से मिलकर नहीं बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं व्यंजनों के बारे में। व्यंजन, व्यंजन क्या? स्वर तो एक है स्वर। व्यंजन का मतलब है जो किसी स्वरों की सहायता से मिलकर बने हों, व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर जो किसी से मिलकर ना बने हों, वे स्वर होते हैं। स्वतंत्र रूप से जो हमें दिए हुए हैं वे स्वर होते हैं। कोई सा भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बन सकता। यदि मैं कहूँ कि ये क्या है, क्या किस व्यंजन है, पर ये बना कैसे? बना जो है ये क्या व्यंजन प्लस ऐसे मिलकर जो अब ये बना हमारा क्या वर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, व्यंजन। व्यंजन मतलब वे जो स्वरों की सहायता से बने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए व्यंजन पढ़ते हैं हम, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यंजन स्पर्श के आधार पर। व्यंजन पढ़ेंगे हम स्पर्श के आधार पर व्यंजन, यानी कि इस स्पर्श के आधार पर, स्पर्श के आधार पर व्यंजन। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श के आधार पर व्यंजन फ्रेंड्स 5 प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, जिन्हें हम बोलते हैं कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और 5वें है हमारे औष्ठ्य। औष्ठ्य। ठीक है फ्रेंड्स, पहला है कंठीय। ठीक, ये 5 प्रकार के व्यंजन हमारे कहलाते हैं स्पर्श के आधार पर व्यंजन। जी फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इनके अंदर कौन कौन से स्वर आते हैं। कंठीय स्वर किन्हें कहते हैं? कंठीय का मतलब है जिनको बोलने में हमारे इस कंठ का प्रयोग हो, कंठीय व्यंजन कहलाते हैं। कहने का मतलब जो हमारे वर्ण हैं या जो हमारे व्यंजन हैं जो कंठ से निकले, जिनकी ध्वनि कंठ से निकले, वे कंठीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे कै, ख, ग, घ, ण, तो फ्रेंड्स क्या ये व्यंजन कंठीय है या नहीं है? जी हाँ है। बोल के देख लो, कै, ख, ग, तो यहाँ से आवाज़ निकल ली है कंठ से, तो कौन से व्यंजन होंगे? कंठीय। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे व्यंजन आते हैं हमारे तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन का मतलब है जिनको बोलने में जीभ का पश्च भाग ऊपरी तालु से लगे, वे कहलाते हैं हमारे तालव्य व्यंजन। जैसे च, छ, ज, झ, बोलो च, छ, ज, झ, और एक क्या हो गया? अया। इसे अया नहीं बोलते हैं, अया बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो व्यंजन हुए हमारे सारे तालव्य हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूर्धन्य की। मूर्धन्य व्यंजन किन्हें कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन का मतलब है
जिनको बोलने में जीभ का अगला भाग ऊपरी तालु से लगे। जी हाँ, जिनको बोलने में जीभ का अगला भाग ऊपरी तालु से लगे वे कहलाते हैं हमारे कौन से व्यंजन? मूर्धन्य व्यंजन। जैसे टैट है, डैड है, टैट है, बोलो टैट है। जीभ का अगला भाग, ये अगला भाग ऊपरी तालु से लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो उन्हें ही कहेंगे हम क्या? मूर्धन्य व्यंजन। कौन कौन से होंगे? टै, ठै, ठीक है, डै, ढै और अण। ये जो होंगे हमारे मूर्धन्य व्यंजन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दंतीय व्यंजनों की। दंतीय व्यंजन किसे कहते हैं? दंतीय व्यंजन वे व्यंजन जिनको बोलने में जीभ दांतों से लगे दंतीय व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि वे व्यंजन जिनको बोलने में जीभ दांतों को स्पर्श करे क्या कहलाते हैं? दंतीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि तै, थे, दै, धै, नै। ठीक है, तो लिखो तै, थे, दै, धै, नै। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई इतनी बात कि दंतीय व्यंजन जिनको बोलने में जीभ दांतों को स्पर्श करे दंतीय व्यंजन कहलाते हैं। और फ्रेंड बात करते हैं ओष्ठ्य व्यंजन। ओष्ठ्य का मतलब होता है जिनको बोलने में हमारे होठों का प्रयोग हो या जिनको बोलने में हमारे दोनों होठ आपस में भिड़े वे कहलाते हैं हमारे ओष्ठ्य व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, ओष्ठ्य व्यंजन का मतलब जिनको बोलने में हमारे दोनों होठों का प्रयोग हो ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पै, फै, बै, धै और मै। ये क्या हुए हमारे ओष्ठ्य व्यंजन। समझे कि कंठीय व्यंजन क्या होते हैं, तालव्य व्यंजन क्या होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं और दंतीय व्यंजन क्या होते हैं और ओष्ठ्य व्यंजन क्या होते हैं। कंठीय का मतलब वे जो जिनको बोलने में हमारे कंठ का प्रयोग हो या जिनकी ध्वनि हमारे कंठ से निकले कंठीय व्यंजन कहलाते हैं। और तालव्य का मतलब है जिनको बोलने में जीभ का पिछला भाग ऊपरी तालु को स्पर्श करे क्या कहलाता है? तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। मूर्धन्य का मतलब है कि जीभ का अगला भाग ऊपरी तालु से लगे मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। और दंत्य का मतलब है जो हमारी जीभ है वो दांतों को स्पर्श करे वे व्यंजन जिनको बोलने में हमारी जीभ दांतों से को स्पर्श करती है दंतीय व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठ्य व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन का मतलब क्या है कि वे व्यंजन जिनको बोलने में हमारे होठ आपस में भिड़े वे कहलाते हैं हमारे ओष्ठ्य व्यंजन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्या स्पर्श के आधार पर व्यंजन। यदि फ्रेंड्स आपसे वे मालूम कर ले कि इस स्पर्श के आधार पर तो व्यंजनों के प्रकार 5 होते हैं, लेकिन स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो क्या बताओगे फ्रेंड्स? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? कितने दिख रहे हैं आपको? हाँ जी 25। कितने हैं? 25। तो लिख देना कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। लेकिन वो आपसे मालूम कर ले कि कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या, कुल का मतलब है उसमें टोटल जो आते हैं मूल रूप से जो इसमें 2 और जुड़ जाते हैं वे एक आपने देखा होगा इस डे का ये वाला डे और इस ढक्कन का ये वाला डे, ये 2 भी हमारे कायम आते हैं स्पर्शी व्यंजन में। लेकिन हम जो इन 2 व्यंजनों को बोलते हैं वो उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन कहते हैं। द्विगुणित का मतलब है तो अपने में 2 गुण रखने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, द्विगुणित व्यंजन भी इसमें जुड़ जाते हैं
तो +2 होते हैं। ऐसे बताना है फ्रेंड्स कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25, लेकिन कुल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 27 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे स्पर्श के आधार पर व्यंजन जो आपने पढ़े। अब हम बात करते हैं अपने घोषत्व के आधार पर व्यंजन। घोषत्व के आधार पर व्यंजन। घोषत्व का मतलब है घोषत्व के आधार पर व्यंजन। ठीक फ्रेंड्स, तालिका नहीं मिटाएंगे हम, तालिका ऐसे ही पढ़ेंगे। ये जो हमने व्यंजन लिखे 25, ठीक, इनमें से कौन से घोष हैं, कौन से अघोष है। घोषत्व का मतलब होता है कंपन के आधार पर व्यंजन। कंपन तो समझते होंगे कि जिन व्यंजनों को बोलने में कंपन हो, घोषत्व व्यंजन कहलाते हैं। मतलब कंपन के आधार पर व्यंजन पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो है कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं। घोषत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा आता है अघोष और दूसरा आता है हमारा घोष। ठीक, अघोष और घोष। ठीक, अघोष और घोष व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो घोष इनमें से, घोष का मतलब क्या, पहले समझो। घोष और घोष क्या होते हैं? घोष का मतलब वे व्यंजन जिनको बोलने में कंपन नहीं होता है या बहुत कम कंपन होता है, वे कहलाते हैं हमारे अघोष व्यंजन। लेकिन जिन्हें बोलने में अधिक कंपन होता है या ज़्यादा कंपन होता है या कंपन होता है, वे कहलाते हैं हमारे घोष व्यंजन। ठीक, इतना याद रखना। घोष व्यंजन वे व्यंजन जिनको बोलने में कंपन हो, और अघोष व्यंजन वे व्यंजन जिनको बोलने में कंपन ना हो, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। सिंपल अपनी भाषा में याद रखना है। हमें तो अपना याद रखना है, कैसे भी याद रखें, लेकिन जितना आसान भाषा में याद रखोगे, अपनी भाषा में समझ के याद रखोगे, उतना फायदा। ठीक है, तो अघोष और घोष। अघोष और घोष का मतलब हमने पढ़ा वे व्यंजन जिनको बोलने में कंपन ना हो। तो आप इन व्यंजनों में से बोलकर देखिए कि किन व्यंजनों में कंपन हो रहा है और किन व्यंजनों में कंपन नहीं हो रहा है। ठीक, बताइएगा। देखो, हम बोलेंगे कैक है, कैक है हो रहा है, पर नामात्र का इसमें नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम आगे बोलें गैग है, गैग है बोल के देखिए, इसमें थोड़ा कंपन आपको मिलेगा। तो जिनमें कंपन मिले, यानी कि इसमें हमें कंपन मिल रहा है इतनों में, तो इन तीनों में हमें कंपन मिल रहा है, तो इनमें भी मिलेगा और इनमें भी मिलेगा और इनमें भी मिलेगा और इनमें भी मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? हमारा घोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अघोष व्यंजन। अघोष का मतलब ये है कि जिनको बोलने में कंपन ना हो, तो वे कहलाते हैं हमारे अघोष व्यंजन। ठीक, जैसे कि कैक है, बोलो कैक है, एकदम बोल रहे हैं, कंपन नहीं हो रहा है, तो ये दोनों हमारे हो गए अघोष व्यंजन, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण। तो हम सीधी सी आसान सी भाषा में कह सकते हैं कि अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, और घोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष व्यंजन होता है। ये थे हमारे घोष और अघोष। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे व्यंजन। यदि मैं आपसे कहूं, एक नोट पॉइंट डाल लेना, नोट पॉइंट करके, नोट करके लिख लेना कि सारे स्वर, सारे या से लिखो कुल स्वर, कुल स्वर, जितने भी स्वर हैं हमारे, कितने स्वर हैं? 11। देवनागरी की लिपि के हिसाब से कितने स्वर हैं?
11, वे 11 के 11 क्या हैं? घोष वर्ण हैं। नोट पॉइंट करके डाल दो, सारे के सारे स्वर क्या हैं हमारे? क्या हैं हमारे? घोष वर्ण हैं। क्या है? घोष वर्ण के अंदर आते हैं सारे स्वर। जितने भी हमारे स्वर हैं सारे क्या हैं? घोष हैं। ठीक है, ये नोट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा भी गया था कि सारे स्वर जो होते हैं, मतलब स्वर किस ऐसे पूछ लिया था कि इनमें से घोष क्या है, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए थे, एक स्वर का डाल दिया था, तो उसमें जो स्वर था वही घोष व्यंजन था। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि घोष व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण। ठीक, लेकिन सारे स्वर भी तो हमारे घोष वर्ण होते हैं। यदि वे दें कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो वर्ण में से वो कुछ भी दे सकता है, स्वरों में से भी रख सकता है, व्यंजनों में से भी रख सकता है। लेकिन वो यदि वो आपसे कहे कि निम्न में से कौन सा घोष व्यंजन है, घोष व्यंजन है, व्यंजन कहे, तो तब जाकर इन पे लगाना है। यदि अगर वो वर्ण कहे तो वर्ण में हमें 11 इन्हें भी देखना है और 15 इन्हों को भी देखना है, जब जाकर हमें क्या लगाना है? घोष वर्ण लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बस नोट पॉइंट था कि कुल स्वर कितने स्वर? 11 के 11 कायम आते हैं हमारे घोष वर्ण में आते हैं। समझे? चलिए अगला हेडिंग डालो, प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर आएंगे, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। वे कौन कौन से? अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। समझे? प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या 2, मतलब कुल में मतलब कुल प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन वे कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। पहली बात तो प्राणत्व होता क्या है? प्राणत्व का मतलब है हवा, हवा के आधार पर व्यंजन। ठीक, क्या अगर मैं कहूँ आपसे कि जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से अधिक हवा निकले वे क्या कहलाते हैं? हमारे महाप्राण। और जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से कम हवा निकले वे कहलाते हैं हमारे अल्प प्राण। ठीक, प्राणत्व का मतलब हवा के आधार पर व्यंजन। अपने याद रखने की वजह से कर लो कि हवा के आधार पर व्यंजन, लेकिन जो व्यंजन है वे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण का मतलब है जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से कम हवा निकले, और महाप्राण का मतलब है जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से अधिक हवा निकले। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि कौन से महाप्राण हैं और कौन से अल्प प्राण हैं, कौन से महाप्राण हैं और कौन से अल्प प्राण हैं। तो फ्रेंड्स, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है हमारा, वे क्या कहलाएंगे? हमारे अल्प प्राण कहलाएंगे। अल्प प्राण का मतलब है जिनको बोलने में मुख से कम हवा निकले। ठीक, तो कै, ख, ग, घ, एकदम बोल रहे हैं, हवा भी कम निकल रही। ठीक, अब महाप्राण, महाप्राण का मतलब है जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से अधिक हवा निकले कहलाते हैं हमारे महाप्राण। कौन कौन से? ख, ग, घ, इन दोनों से ज्यादा हवा निकलनी है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? दूसरा और चौथा क्या हो गए? महाप्राण। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण
महाप्राण कहलाता है। याद रखना, सिंपल तालिका से याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो यदि लेना चाहते हो। मैं साइड हट गया हूँ। सिंपल याद रखना, तालिका बनानी है, उसमें याद रखना 135 और 24। 135 जो कोड है वो अल्प प्राण का है, 135 जो कोड है वो अल्प प्राण का है, और 24 जो कोड है वो किसका है? महाप्राण का है। यानी कि 135 अल्प प्राण का है और 24 जो है महाप्राण का है। कहने का मतलब 135 से मेरा मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे प्राणत्व के आधार पर वर्ण। हमने जो व्यंजन पढ़े हैं 3 प्रकार से पढ़े हैं। पहले स्पर्श के आधार पर, दूसरा भोसत्व के आधार पर, तीसरा प्राणत्व के आधार पर। तो ये व्यंजन हो गए हैं आपके कंप्लीट। फ्रेंड्स, कुछ इसमें अन्य तथ्य भी हैं। उच्चारण स्थान बहुत मोस्ट है। उच्चारण स्थान यानी कि वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। यदि मैं कहूं आपसे सिंपल कि बताइए कि ये वाला जो ए है स्वर है हमारा, तो ये जो होगा इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? उच्चारण स्थान का मतलब है ये किस चीज़ से मिलकर बनेगा। जैसे हमने कहा था कि कंठीय मतलब जो कंठ से बोलते हो, दंतीय मतलब जिनमें जीभ दांतों को स्पर्श करती हो, मूर्धन्य मतलब ऊपरी तालु से लगे और स्पर्श करता है वे मूर्धन्य। लेकिन मैं कहूँ ए का भी तो कोई उच्चारण स्थान होगा। जैसे ए है, इसका भी तो कोई उच्चारण स्थान होगा, या व है, इसका भी तो कोई उच्चारण स्थान होगा, या स है, इसका भी तो कोई उच्चारण स्थान होगा, या है, इसका भी तो कोई उच्चारण स्थान होगा या नहीं होगा? तो जी जरूर होगा। और इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बताइए निम्न में से एक क्वेश्चन मालूम किया जाता है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसी आधार पर हमें सारे उच्चारण स्थान क्या है पढ़ने हैं। उच्चारण स्थान वैसे तो कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं, लेकिन 12 नहीं, मोस्टली हमें 10 या 9 ही पढ़ने हैं। वो कौन कौन से, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहले तो आपने जो 5 लिखे थे, पहले लिखे थे कंठीय, दूसरे लिखे थे आपने तालव्य, तीसरे लिखे थे आपने मूर्धन्य, ठीक, चौथे लिखे थे आपने दंतीय, और 5वें थे हमारे औष्ठ्य। ठीक, यहाँ तक देखो। पहले कंठीय में क्या वर्ग तो पूरा पूरा आ रहा है किस चीज़ में? कंठीय में। लेकिन मैं कहूँ कि जो हमारे कंठीय में व्यंजन आएंगे वो और भी तो आएंगे। कौन कौन से आएंगे बताइएगा कोई? कंठीय में जो हमारे हैं ए और आ, और एक और आता है हमारा जो होता है अनुस्वर, वो कहलाता है हमारा कंठीय व्यंजन जिसे बोलते हैं हम। एक अनुस्वर ये वाला हमारा कंठीय में जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नोट करते रहना। दूसरा है हमारा तालव्य। तालव्य का मतलब क्या है? च वर्ग पूरा। च वर्ग का मतलब है च, छ, ज, झ, झ। ऐसी कै वर्ग का मतलब है कै, ख, ग, घ। ठीक, कै, ख, ग, घ, अड़ा, च, छ। ठीक, तो कै वर्ग पूरा का पूरा कंठे में आता है, और उसमें ये भी कंठे में बोलते हैं। इनका उच्चारण स्थान भी कंठे है। च वर्ग पूरा का पूरा तालव्य में आता है, लेकिन तालव्य में 2 या 3 या कुछ और भी आते होंगे। वे कौन कौन से हैं तो बताइए फ्रेंड्स। ई और ये बड़ा वाला स तालव्य हैं, या इनका जो उच्चारण स्थान है तालव्य है। क्या उच्चारण स्थान इनका? तालव्य। यदि वो आपसे मालूम कर ले कि ई का उच्चारण स्थान क्या होगा तो तालव्य, और बड़े वाले स का उच्चारण स्थान क्या होगा तो
तालव्य, ठीक, या य का तो तालव्य। अब आते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य में हमने पढ़ा था ट वर्ग पूरा का पूरा, ट वर्ग तो पूरा आएगा मूर्धन्य में, ठीक, लेकिन मेरे भाइयों इसमें स और री भी मूर्धन्य में ही जाते हैं। ये 2 वर्ण और मूर्धन्य में जाते हैं और ये 4 वर्ण मूर्धन्य में जाते हैं, मतलब इसमें तालव्य में जाते हैं, और ये 3 जो हैं कहाँ में जाते हैं, कंठ्य में जाते हैं, ठीक, समझ में आया। अब लिखो आप दंत्य। दंत्य का मतलब है त वर्ग सारा का सारा उच्चारण के स्थान पर दंत्य है, त वर्ग सारा का सारा उच्चारण के स्थान पर दंत्य है, लेकिन इस दंत्य में अभी कुछ और वर्ण भी तो आते होंगे। हाँ आते होंगे, कौन कौन से, स र ल, स र ल सरल। कहने का मतलब है स र ल, यानी कि ये वर्ण दंत्य में आते हैं। कहने का मतलब स वर्ण और र वर्ण और ल वर्ण। इसे याद अगर रखना चाहते हो तो ट्रिक याद रख देना, सरल, स र ल सरल, सरल कायम आता है दंत्य में। सरल का मतलब है स र और ल तीनों कायम आते हैं हमारे दंत्य में आते हैं, ठीक। अब है हमारा ओष्ठ्य। ओष्ठ्य, ओष्ठ्य का मतलब है ट वर्ग पूरा का पूरा, ठीक, और इसमें जो हमारे आते हैं उ और बड़ा उ ओष्ठ्य में आता है उच्चारण की दृष्टि से। यदि हम देखें उच्चारण की दृष्टि से तो उ का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ्य है, उ और उ। देखो बोल के देखो, फोटो का प्रयोग हो रहा है उ और उ, ये जो है उच्चारण की दृष्टि से क्या है, ओष्ठ्य है, ठीक। अब हमारा जो आता है, यदि मैं कहूँ कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य का मतलब क्या है फ्रेंड्स, वे वर्ण जो कंठ और तालव्य से मिलकर बोले जाते हो कौन से कहलाते हैं, कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। तो कंठ तालव्य का मतलब क्या है, यदि मैं कहूँ आपसे इस कंठ तालव्य में हमारा ये ए और ये ए आए तो क्या कोई दिक्कत, आप लोगों सब दिक्कत ही दिक्कत है, हमें तो पता नहीं है कैसा होना। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब स्वरों की क्या कराया था, निर्माण कराया था, स्वर बनाने सिखाए थे, कि जो हमारा ये ए है, ए प्लस ई से मिलकर बना है क्या हमारा ए। और फ्रेंड्स अब आपको पता होगा जो ए है उच्चारण स्थान कंठ्य है, और जो ई है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। यदि हम यहाँ कंठ्य प्लस तालव्य जोड़ दें तो क्या ये कंठ तालव्य नहीं बनेगा। तो ये जो वर्ण है क्या है, कंठ तालव्य है। क्यों, क्योंकि जब हमने स्वर बनाने पढ़े थे तो उसमें जो स्वर था हमारा किस किस से मिलकर बनता था, ए प्लस ई से मिलकर ये स्वर बनता था। और ये स्वर हमारा जब ए प्लस ई से मिलकर बनता है तो जो ए का उच्चारण स्थान है कंठीय है और जो ई का उच्चारण स्थान है तालव्य है। तो जब इन दोनों से मिलकर बनना है तो फ्रेंड्स कंठी तालव्य भी तो मिलेंगे, और जब कंठी तालव्य से मिलकर बनेगा वही होगा हमारा क्या, कंठ तालव्य। समझ आया फ्रेंड्स, कंठ तालव्य किसे कहते हैं, कंठ तालव्य में जो दो स्वर आते हैं हमारे ए और ए वाला, ए बड़े वाला, ठीक। अब हमारा जो है एक ये है हमारा कंठ ओष्ठ्य, कंठ ओष्ठ्य। तो फ्रेंड्स आप कहोगे सर कंठ ओष्ठ्य में कौन कौन से आते हैं, तो मेरे भाइयों कंठ ओष्ठ्य में आते हैं हमारे दोनों ओ और आओ।
समझे? तो आप बोलोगे सर आपने लिख दिए पर ये आते कैसे हो? तो वही बात रिपीट करनी है। हमने पिछली वीडियो में देखा, जब हम स्वर पढ़े, हमने बनाना सीखे, तो ये ओ जो है किस किस से मिलकर बनता था? तो ओ हमारा ए प्लस ऊ से मिलकर, ए प्लस ऊ से मिलकर क्या हमारा ओ बनता था। और जो ये ओ है, जो ये ओ है, ये हमारा ओ किस किस से मिलकर बना? ए प्लस ऊ से मिलकर हमारा ओ बना। और ए जो हमारा कंठीय है, ऊ हमारा ओष्ठीय है। तो कंठ ओष्ठीय हुआ या नहीं हुआ? कंठ ओष्ठीय हुआ या नहीं हुआ? इसी कहते हैं क्या? कंठ ओष्ठीय। निर्माण, स्वरों का निर्माण करते हुए हमने बताया था कि जो है ये हमारा ए प्लस ऊ से मिलकर बनता है। और ए जो हमारा उच्चारण स्थान है कंठीय है, और ऊ का जो उच्चारण स्थान है ओष्ठीय है। और कंठ ओष्ठ को आपस में हमने मिला दिया तो क्या बनाएंगे? कंठ ओष्ठीय बनाएंगे। और वे कौन से स्वर हैं? ओ और आओ। ठीक, समझ में आया कंठ ओष्ठीय क्या है? एक और रहा इसमें हमारा दंत औष्ठ्य। दंत औष्ठ्य, ठीक। दंत औष्ठ्य में सिर्फ एक ही वर्ण आता है, वो कौन सा है फ्रेंड्स? दंत औष्ठ्य में सिर्फ एक ही वर्ण आता है, वो है हमारा कौन? व। व, ठीक, क्या है? व। याद रखना, दंत औष्ठ्य ये आप याद रख लोगे जरूर, लेकिन दंत औष्ठ्य याद नहीं रखा जाता है। तो दंत औष्ठ्य में क्या आता है हमारा? व। किस में आता है? दंत औष्ठ्य में याद रखना, ठीक। ये थे हमारे उच्चारण की दृष्टि से वर्ण, कि हाँ कौन कौन से उच्चारण की दृष्टि से कौन कौन से आते हैं। फ्रेंड्स, अब यदि मैं कहूँ आपसे नासिकीय वर्ण या नासिकीय व्यंजन किसे कहते हैं, तो नासिकीय व्यंजन का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिकीय व्यंजन कहलाता है। जी हाँ, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिकीय व्यंजन कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, अब हमारा आता है इसमें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है, अरे यार क्या दिमाग खराब है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है, कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं बता सकता है कोई? आपने सुना है अक्षय छतरिय, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी वाला सिस्टम, वे हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। और श्रेय, ये क्या हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त हो गए। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ, अंत्यस्थ व्यंजन या इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन भी कह देते हैं, लेकिन अंत्यस्थ लिखा है। अंत्यस्थ व्यंजन का मतलब है, आपने पढ़ा होगा य, रे, ले और रे। ठीक फ्रेंड्स, य, रे, ले वे अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसका जो शुद्ध रूप होता है वो य, वे, रे, ले होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी में, य, रे, ले, वे का शुद्ध रूप य, वे, रे, ले होता है। ठीक है, अब एक हमारा होता है काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन, काकल्य व्यंजन जो फ्रेंड हमारा होता है ये भी मालूम किया गया है कि निम्न में से काकल्य व्यंजन है। तो फ्रेंड्स कौन सा है समझे फ्रेंड्स। अब हमारी बात आती है लुंठित। लुंठित
लुंठित, एक हमारा लुंठित जो होता है रै, क्या है हमारा रै, लुंठित व्यंजन रै। लेकिन मैं आपसे कहूं कि पार्श्विक व्यंजन क्या होगा, पार्श्विक, पार्श्विक जगह नहीं रही, साफ कर देता हूं। मैं कहूं पार्श्विक, पार्श्विक या पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा ल, पार्श्विक ल, लुंठित रै, काकल्य है, और अंत्यस्थ व्यंजन य व र ल, और संयुक्त व्यंजन अक्षत्रिय, त्रत्रिशूल, ज्ञानी और श्रेय। ठीक, अब हमारा इसमें एक चीज और रह गया, वो ये है अर्धस्वर। अर्ध स्वर, अर्धस्वर किसे कहते हैं, यह और वह को अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह और वह अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक, अब हमारा जो है ना, है, इसको एक चीज और बोलते हैं स्वतंत्र व्यंजन। स्वतंत्र व्यंजन है, स्वतंत्र व्यंजन किसे बोलते हैं, तो है को, ये भी मालूम किया गया था कि निम्न में से स्वतंत्र व्यंजन है, कौन है, तो है, कौन है। तो फ्रेंड्स इन्हें याद रखना है, ये बहुत ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हैं उच्चारण स्थान, और ये जो तुम्हारे मैंने लिखवाए हैं यवरल इसका शुद्ध रूप, और काकल्य व्यंजन, लुंठित और पार्श्विक और अर्धस्वर, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वर्णमाला का टॉपिक जो आज ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।